जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीरेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो एक लंबे अरसे तक उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद स्टेबल होता नजर आ रहा है। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम यानी कावेरी इंजन, जिसे कई लोग वर्षों तक एक असफल परियोजना मानते रहे, अब अचानक फिर से एक बार सुर्खियों में है। दावा किया जा रहा है कि कावेरी 2.0 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां आने वाले वर्षों में ये जनरल इलेक्ट्रिक F404 की जगह तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाया जा सकता है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होने वाला है? क्या भारत आखिरकार विदेशी इंजन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहा है? और क्या कावेरी 2.0 वास्तव में इतना शक्तिशाली बन चुका है कि वो तेजस मार्क 1 अल्फा को उड़ाने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये इंजन भविष्य के हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए भी सूटेबल होगा? आज के इस वीडियो में हम कावेरी 2.0 की पूरी कहानी, इसकी नई टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग रोड मैप, तेजस मार्क 1A में इसकी संभावित एंट्री और एमका के भविष्य के हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप भारतीय रक्षा क्षेत्र को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कावेरी इंजन की शुरुआत लगभग 3 दशक पहले हुई थी। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बनाएगा ताकि भविष्य में किसी विदेशी कंपनी या देश पर निर्भरता हमें ना रखनी पड़े। लेकिन जेट इंजन बनाना दुनिया के शायद सबसे कठिन कामों में से एक है और उसमें जो इंजीनियरिंग चुनौतियां आती हैं वो काफी जटिल होती हैं। और यही वजह है कि कावेरी इंजन कई वर्षों तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। सबसे बड़ी समस्या थी इंजन का हॉट सेक्शन, यानी वो हिस्सा जो इंजन को काफी ज्यादा तापमान सहने के लिए विवश करता है। यहाँ पर तापमान 1500 से लेकर 1700 डिग्री के बराबर पहुंच जाता है और यहीं पर टरबाइन ब्लेड्स को अत्यधिक गर्मी, दबाव और तेज गति को झेलना पड़ता है। भारत के पास उस समय ना तो आवश्यक मटेरियल टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतनी सटीक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, और इसी कारण कावेरी कार्यक्रम कई वर्षों तक धीमा पड़ गया। तो अब क्या सब कुछ बदल गया है? यही सबसे बड़ा सवाल भी है। देखिए, अब जिस इंजन की बात हो रही है उसे केवल कावेरी नहीं बल्कि कावेरी 2.0 कहा जा रहा है। ये पुराने इंजन का मामूली अपग्रेड नहीं बल्कि पूरी तरीके से नई सोच के साथ तैयार किया जा रहा एक प्लेटफॉर्म है। अब भारत केवल इंजन नहीं बना रहा है बल्कि पूरा एरो इंजन इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, यानी डिजाइन, सिमुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और इंडस्ट्री पार्टनरशिप, और सब कुछ पहले अलग तरीके से किया जा रहा है। अब यहाँ पर फरवरी 2026 में हमें इस प्रोग्राम में एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिला। इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मोड़ आता है फरवरी 2026 में, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में कावेरी इंजन का फुल आफ्टर बर्नर टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस परीक्षण के दौरान इंजन ने तकरीबन 80 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है ये प्राप्त किया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह सिर्फ एक इंजन स्टार्ट करने का परीक्षण नहीं था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण था कि इंजन उच्च तापमान और भारी लोड के दौरान स्थिर तरीके से काम कर सकता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे कावेरी प्रोग्राम का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों की। सबसे पहले आता है सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड। आज दुनिया के सबसे आधुनिक जो फाइटर जेट इंजन है ये इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। इस ब्लेड में या इस तकनीक में ब्लेड के अंदर जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं वो नहीं होती हैं। अब ग्रेन बाउंड्रीज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चलिए एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, जब ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो इससे ब्लेड अधिक तापमान को झेल सकते हैं, उनकी उम्र बढ़ जाती है और इंजन ज्यादा थ्रस्ट को पैदा करते हैं। दूसरी बड़ी तकनीक होती है एडवांस हाई टेम्परेचर कंपोजिट मटेरियल। ये ऐसे विशेष पदार्थ हैं जो अत्यधिक तापमान पर भी अपनी मजबूती को बनाए रखते हैं और इनकी वजह से इंजन अधिक गर्मी पर भी सुरक्षित रूप से काम कर सकता है। तीसरा बड़ा यहाँ पर लक्ष्य आप कह सकते हैं कि किसी भी आधुनिक फाइटर जेट इंजन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि वो लगभग 1700 केल्विन का जो टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर है उसको विथस्टैंड कर सके। यानी जितना अधिक टर्बाइन एंट्री टेम्परेचर होगा उतना बेहतर इंजन का प्रदर्शन होगा। तो यहाँ पर आगे क्या होगा? देखिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर टेस्ट सफल हो गया तो क्या अब इंजन सीधे तेजस में लगाया जाएगा? उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी कई चरण बाकी है। सबसे पहले होगा इसका हाई एल्टीट्यूड टेस्ट। 2026 से 2027 तक रूस की हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और भारत में जो इंदिरा टेस्ट बेड है इस पर इंजन की गहन जांच होगी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि इंजन जो है कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड और कम ऊंचाई या उच्च ऊंचाई पर और हाई स्पीड परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है, और यही टेस्ट तय करेंगे कि इंजन वास्तविक उड़ान के लिए तैयार है या नहीं।
अब अगर सही जो ग्राउंड टेस्ट है सभी सफल रहे तो अगला चरण होगा फ्लाइट टेस्टिंग का। अब इसके लिए कुछ अपडेट्स हैं जो विरोधाभास है और उनमें हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए एक अपग्रेडेड या मॉडिफाइड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए दो थ्योरीज सामने आती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि एक तेजस को ही फ्लाइंग टेस्ट बनाया जाएगा, जबकि दूसरी संभावना ये है कि एक कोई डेडिकेटेड सुखोई 30 MKI विमान, जो कि इस समय बातचीत चल रही है HAL की और इंडियन एयरफोर्स की, वो एक पूरा जो अभी 12 सुखोई 30 MKI के नए ऑर्डर आए हैं उनमें से एक विमान को डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर रखना चाहते हैं, ताकि एवियोनिक टेस्टिंग हो गई, मिसाइल टेस्टिंग हो गई या फिर इंजन टेस्टिंग हो गई, उसको यूज कर सके। बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो हमने अभी बात करी कि तेजस फाइटर जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाया जाएगा, योजना तो यही है कि 2028 तक कावेरी 2.0 पहली बार उड़ान भरे और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि हवा में इंजन का व्यवहार जमीन से बिल्कुल अलग होता है। अब तो क्या तेजस मार्क 1 अल्फा में इसके बाद हमें F404 इंजन हटता नजर आएगा? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल तो है, लेकिन ये थोड़ा उत्तर इसका जटिल है। शुरुआत में सभी तेजस विमान अभी तो F404 के साथ ही आने वाले हैं। F404 इंजन के साथ ही भारतीय वायुसेना में तेजस शामिल होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2030 के दशक में जब इन विमानों का पहला ओवरहॉल होगा, तब भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कावेरी 2.0 को लगाने की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक साथ अगर ये इंजन तैयार हो गया तो सारी फ्लीट में हमें देखने को मिल जाएगा। ये प्रोसेस चरणबद्ध तरीके से चलेगा और थोड़ा लंबा चलेगा। नई डिलीवरी वाले विमानों में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वो विमान जो मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान ओवरहॉल से गुजरेंगे, उनमें ऐसा हो सकता है अगर ये इंजन तैयार हुआ तो भारत धीरे धीरे विदेशी इंजन हटाकर स्वदेशी इंजन को अपना सकेगा। अब यहाँ पर जो GT आ रही है उसके साथ गोदरेज एरोस्पेस की जो भूमिका है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले GTRE लगभग खुद पूरा इंजन तैयार करता था, लेकिन अब रणनीति बदल गई है। अब गोदरेज एरोस्पेस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इससे GTRE केवल रिसर्च और नई तकनीकों पर ध्यान देगा, यानी काम का स्पष्ट विभाजन होगा और यही मॉडल दुनिया की बड़ी एरो इंजन कंपनियां अपनाती हैं। अब कावेरी इंजन प्रोग्राम में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा रहा है, मतलब कि इंजन बनने से पहले उसका पूरा डिजिटल मॉडल तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर ही पे ही हजारों टेस्ट होंगे, हजारों घंटों का उस पे जो टेस्ट है वो किया जाएगा और व्यवहारों का अध्ययन होगा। कहाँ गर्मी बढ़ेगी, कहाँ कौन सा पार्ट पहले फेल हो सकता है, कहाँ वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी, ये सब पहले पता लगाया जा सकेगा और इससे विकास की गति काफी तेज होगी और खर्च कम होगा और विश्वसनीयता काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारा इनिशिएटिव अगर सफल रहा तो F404 की जगह लेता कावेरी 2.0 दिख सकता है। कावेरी 2.0 अभी तो विकास के चरण में है, लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत के ने केवल इंजन बनाने का नहीं बल्कि पूरा इंजन इकोसिस्टम विकसित करने का बीड़ा उठाया है और इसमें हमारे जो कदम है शुरुआती या प्रथम दृष्टया काफी ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक सही समय पर ये काम कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।